सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ममता सिंह आज आप लोगों को आपके लोक भारती हिंदी पुस्तक से खुला आकाश ये 7वां पाठ है, उसका अध्यापन कराने जा रही हूँ। खुला आकाश, इसके लेखक हैं कुंवर नारायण जी। इन्होंने आइए पहले हम इनका परिचय देखेंगे। इनका जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय। नई कविता। आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की मूल विधा कविता रही है। इसके अलावा इन्होंने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है, अर्थात इन्होंने इनके विषय में भी लिखा है। इनकी कविता कहानियों के कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। इनको भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ भी प्राप्त हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियाँ चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि हैं। इनकी गद्य संबंधी विशेषताएं हैं। प्रस्तुत डायरी विधा में कुंवर नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, आत्मचिंतन, जीवन क्रम आदि पर अपने विचार स्पष्ट किए हैं। इस पाठ में इनका मानना है कि हमें दूसरों से वाद विवाद करके स्वयं से संवाद करना चाहिए, अर्थात दूसरों से वाद विवाद करने की अपेक्षा हम अपने में आत्मचिंतन करें। ये जो विधा है, डायरी विधा है, इसमें इन्होंने क्या किया है, पर जो जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि डायरी में अपने जो दैनिक कार्य होते हैं उनका वर्णन करते हैं, लिखते हैं, तो इन्होंने भी डायरी लिख कर रखी थी और उसके जो कुछ अंश है यहाँ पे इस पाठ द्वारा प्रस्तुत किया है। ये जो विधा है कौन सी है? डायरी विधा है। कुंवर नारायण जी ने इस पाठ के माध्यम से नगरों की भीड़, वहाँ की जीवन शैली, जीवन के संघर्ष, आत्मचिंतन आदि पर प्रकाश डाला है। लेखक मानते हैं कि व्यक्ति के विकास में आत्मचिंतन का बड़ा महत्व है। इसके द्वारा हम अपनी क्षमताओं के बारे में और अधिक जान सकते हैं और साथ ही अपनी गलतियों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए उसको इन्होंने यहाँ किस तरह से प्रस्तुत किया है। पहले जो डायरी की विधा, उसमें से जो एक अंश लिया गया है प्रमुख, वो है अंदर की दुनिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है, हम उसका विस्तार नहीं करते। अंदर की दुनिया अर्थात मन मस्तिष्क की जो दुनिया है उसका विस्तार नहीं करते हैं, उसको फैलाते नहीं हैं। बाहर की अपेक्षा अर्थात तुलना में उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इस भीतरी दुनिया में ही है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध अर्थात धनवान बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न जुड़ा हो, ऐसे अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है, अर्थात मूल्य रखता है, मायने रखता है, और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता है। अर्थात किसी भी बात पर उसका बाहरी पक्ष न देखते हुए अगर हम अपने आंतरिक मन से उसके बारे में विचार करें, सोचें, तो जो समस्या का समाधान है वो हमें ज़रूर अच्छा ही मिलेगा। इसके लिए कहते हैं जो आपको बाहर दिखता है अगर आप उस पर विचार करो, विमर्श करो, आप टटोलो, तो आपके आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया से कहीं अधिक बड़ी है। बड़ी ऐसे है कि आप उस पर बहुत सोच सकते हो, जितना दिखता है उतना नहीं, उससे अधिक आप सोच विचार करके उस समस्या का, उस बात का समाधान आप ढूंढ सकते हो, जिससे आपका भला होगा। ये इन्होंने कब लिखा था अंदर की दुनिया? 10 मार्च 1998 में। दूसरा यहाँ पे देखिए है मकान पर मकान। जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, ना ही पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। मकान ही मकान है, इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की बहुत बड़ी भीड़ है। लंद फंद अर्थात अस्त व्यस्त, एक लाइन से सीरियल वाइज क्रमबद्ध रूप में नहीं है, अस्त व्यस्त मकान वहाँ पर भरे पड़े हैं।
जो एक सकरी गली यानी पतली कम चौड़ी जगह ही नहीं हो, गली में फंस गई है और बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। अब आप लोगों को इस पाठ के द्वारा प्रश्न पूछ लिया जाएगा एक गद्यांश देखकर, जैसे कि गली की विशेषताएं, लेखक जिस गली में रहते हैं उस गली की विशेषताएं क्या है। तो उस गली की विशेषताएं जैसे आसमान दिखाई नहीं देता, पेड़ नहीं है और ना ही पेड़ लगाने की जगह है, मकान पर मकान लदे हुए हैं। घर से बाहर झांकने पर क्या दिखाई देता है, मकान ही मकान और एक गंदी व तंग गली। और आगे देखिए यहाँ पर, चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान से उड़ती हुई नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वे प्राकृतिक अर्थात ईश्वर द्वारा बनाई हुई नहीं है, बल्कि रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने जैसी है, जो शायद ही इधर उधर फुदक सकते हो या चूचू की आवाज़ें निकाल सकते हो। जो वहाँ का वातावरण है, जो लोगों की आबादी और जनसंख्या बढ़ती जा रही है, कह रहे हैं कि उसका प्रभाव इन पशु पक्षियों पर भी दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को इसमें भी ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गली से नहीं दिखता है क्या, आसमान और घोंसले बनाती हुई चिड़ियाएँ नहीं दिखती है। मैं ऐसी संकरी और तंग गली में रहता हूँ जहाँ मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से है, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। ये समस्याएं वहाँ पर क्यों हैं? रोजगार की तलाश में बहुत से लोग गांवों से, अन्य शहरों से भागकर महानगरों की ओर पलायन करते हैं। यहाँ रोजगार की समस्या का समाधान ढूंढते हुए लोग रहने के लिए विवश हैं और उसी समस्या से क्या निर्मित होती है, उनके रहने की आवास की समस्या निर्मित होती है। उसका समाधान करते हुए कई बार आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर भी लोग, जहाँ की ढंग से रहने की भी व्यवस्था नहीं होती है, जाने आने पानी हर चीज़ की समस्या होती है, फिर भी लोग वहाँ पर घर बनाकर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी आबादी में लोग बढ़ रहे हैं उतनी आबादी में लोगों को घरों की समस्या निर्मित हो रही है। इसके लिए लोग विवश हैं ऐसे स्थानों पर, ऐसे जगह रहने के लिए। ये कब लिखा है इन्होंने, मकान पर मकान, 10 मार्च 1998 में। आगे देखिए, यहाँ पे है सही साहित्य। सही साहित्य क्या होता है कुंवर नारायण जी की दृष्टि में? सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या दाईं आँख से नहीं। अर्थात इसका मतलब हुआ कि काव्य का ये जो साहित्य होता है उसको कैसे देखना है, एक आँख से नहीं, दोनों आँख से। अर्थात उसके बाह्य स्वरूप को भी और आंतरिक स्वरूप को भी, एक ही पहलू को नहीं। उससे आपको क्या लाभ हो रहे हैं, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, या उसमें क्या कमी है। कई बार लोग आलोचना करते हैं ना कि साहित्य में ये अगर अच्छाई है तो ये कमियां हैं। तो इसी तरह कह रहे हैं कि संपूर्ण साहित्य वही साहित्य होता है जिसे हम दोनों आँखों से उसके गुण और दोष को देखते हैं। ये उन्होंने लिखा है 8 अगस्त 1998 में। आगे देखिए, ये क्या डायरी विधा से ये आगे लिया है, जाने खुद को। जाने खुद को अर्थात है कैसे जानेंगे हम खुद को, आत्मचिंतन द्वारा। उसके विषय में यहाँ लेखक ने किस प्रकार बताया, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या हैं, जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम भरते हैं। दूसरे, हमेशा उस हस्तक्षेप से दूर की दूसरों की रक्षा होगी जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहने से वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है।
कई बार देखिए यहाँ पे आत्मचिंतन अर्थात स्वयं के बारे में विचार करना। और यहाँ पे एक लेखक कह रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है, हमको लगता है हम सही है और सामने वाला व्यक्ति गलत है। जब आप आत्मचिंतन करोगे, सोचोगे उसके बारे में, तब आप समझ पाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है। बहुत सी लोगों की आदत होती है अपने को सही और दूसरे सामने वाले व्यक्ति को गलत ठहराते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं आत्मचिंतन यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना। आत्मचिंतन का अर्थ है किसी कार्य को करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और विचार पद्धति का विश्लेषण। जो मैंने किया सही था या जो मैं करने जा रहा हूँ सही है, यानी उसके बारे में पूर्व निर्धारित योजना बनाना। आत्मचिंतन के द्वारा हमें अपनी गलतियों से सीखने, साथ ही अपने किए गए कार्य को और बेहतर ढंग से करने का मौका मिलता है। किसी भी व्यक्ति को कोई दूसरा जितना सिखा सकता है, उससे कहीं अधिक वह अपने आत्मचिंतन द्वारा सीख सकता है। कोई अगर आपको सिखाएगा, कुछ समय के लिए सिखाएगा, कुछ बातें बताएगा, लेकिन जब तक आप उस चीज़ को अनुभव करके अपने अनुभव द्वारा सीखने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक आपको उसमें सफलता नहीं मिल सकेगी। इस प्रक्रिया में हम शांत भाव से बैठकर किसी समस्या मुद्दे के बारे में चिंतन कर सकते हैं। छात्र जीवन में तो इसकी और भी अधिक आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं के विषय में अच्छी तरह से जाने समझें, बिना हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, शीघ्र में उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं और बाद में भटक जाते हैं। इसलिए पहले आत्मचिंतन करें, स्वयं को जानें, फिर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। अर्थात किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक पूर्व नियोजन बनाना होगा, उसके बारे में सोचना होगा कि ये किस तरह से किया जाए कि इस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो सके। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं है। अर्थात यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, सभी के लिए सकारात्मक। बहुत से लोग होते हैं अपने लिए अच्छा सोचते हैं और दूसरों के लिए हमेशा गलत और बुरा ही सोचते हैं। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। जैसा हम अपने विषय में सोचते हैं, वैसे ही हमें सामने वाले के विषय में भी सोचना चाहिए। ये इन्होंने कब लिखा था? जाने खुद को, 12 नवंबर 1998 में। अभी ये जाने खुद को, इसमें से आपको सही या गलत या रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा आप देखेंगे आगे है सिर्फ मनुष्य होते। ये कब लिखा है लेखक ने? 7 अगस्त 1999 में। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है? कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, और जैसे सारी गायें केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। यहाँ पे लेखक जानवरों, पशुओं के द्वारा मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं, गाय केवल गाय होती है, और जानवरों की एक ही प्रजाति है, तो मनुष्य ऐसा क्यों होता है कि केवल मनुष्य होता है? अर्थात उसकी जो प्रवृत्ति है, कोई मनुष्य दिखने में सभी मनुष्य समान है, लेकिन सभी के व्यवहार क्या समान है? नहीं, सभी के व्यवहार अलग हैं। कोई देखिए किसी की मदद करने वाला होता है, तो कोई किसी को परेशान करने वाला होता है, कोई किसी को सहयोग करता है, तो कोई किसी के सहयोग को देखकर जलता है या उसे परेशान करने की कोशिश करता है। ये जो मनुष्य के स्वभाव की अलग अलग प्रवृत्ति है, उसको यहाँ पर लेखक ने बताने का प्रयास किया है। वो चाहते हैं कि मनुष्य भी कितना अच्छा होता है, इन पशुओं की तरह, इन जानवरों की तरह वो भी केवल मनुष्य होते, इस तरह उनके जो अवगुण हैं वो न होते, सभी के लिए उनके मन में सद्भावना होती, दुर्भावना न होती। ये कब लिखा है उन्होंने? सिर्फ मनुष्य होते, 7 अगस्त 1999 में। ये आपका पहला भाग मैंने स्पष्ट किया। अब आपका दूसरा भाग मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में स्पष्ट करूँगी। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर है, मैं यहाँ PDF द्वारा भेज रही हूँ, आपको लिखकर मुझे नोटबुक में मैसेज करना है। यहीं पे मैं अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।